कंप्यूटर नेटवर्क से में हम चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 द फिजिकल लेयर देख रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो ट्रांसमिशन, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, हर फ्रीक्वेंसी, हर एक पार्ट हम किसी न किसी कम्युनिकेशन के लिए, दूर संचार के लिए यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे अलग अलग रेडियो ट्रांसमिशन में आपको बताऊंगा या अलग अलग ट्रांसमिशन बताऊंगा, पूरे स्पेक्ट्रम का यूज होता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? जब भी हम आरएफ के बारे में बात करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी हुई, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई जिसकी फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक ये पूरा रेंज किस में आता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी में। बहुत लंबे लंबे ये डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि अगर आप एक पहाड़ भी देखेंगे ना, उसको भी ये वेव कूद जाती है। ऐसी भी होती है। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे अगर यहां पर एक बिल्डिंग होती है कोई, तो उस पर भी कूद जाती, तो बिल्डिंग को पेनिट्रेट भी कर सकती है, उसके अंदर से भी जा सकती है, उस पर कूद भी जाती है। इसीलिए ये सारा रेंज कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, दूर संचार के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। चाहे घर के बारे में बात करें या घर के बाहर के बारे में बात करें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि जो वेव्स होती है, अगर आप कोई भी ट्रांसमीटर है तो आप देखेंगे ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है यहां भी भेजेगा, यहां भेजेगा, यहां भेजेगा, यहां भेजेगा, 360 डिग्री भेजेगा। अगर इसी को मैं यूनि डायरेक्शनल कहता तो केवल ये एक डायरेक्शन में भेजता। अगर मैं बाई डायरेक्शनल कहता तो केवल ये 2 डायरेक्शन में भेजता। तो इसी तरीके से अगर आपका यहां रिसीवर है तो आपको क्या रिसीवर ट्रांसमीटर एकदम अलाइन करना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट एक दूसरे को देखते हुए, जैसे कि माइक्रोवेव में होता है। ऐसे तो नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ओमनी डायरेक्शनल है, ये सब जगह भेज रहा है, ये सब जगह से ले रहा है। तो रेडियो वेव्स या कोई भी वेव्स की प्रॉपर्टी जो होती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है। आप जानते हैं फेमस फॉर्मूला कि जो लैम्डा है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन पर बड़ा डिपेंडेंट है, क्योंकि हम वेवलेंथ की ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम यहां बातचीत करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जहां टर्म आएगा आपको अपने आप समझ लेना चाहिए कि वेवलेंथ की भी बात हो रही है, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी लैम्डा या फिर वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि किस पर सेकंड बहुत कम इसकी ऑसिलेशंस है। इसका मतलब ये बड़ी वेव है, बड़ी, जैसे बड़ी वेव समुद्र की आती है ना, उस तरीके की है। तो रेडियो वेव्स ये आराम से ऑब्स्टेकल देख रहे हैं आप, इसको ये पास करेंगे। अब जो पावर होता है वायरलेस ट्रांसमिशन का, वो डिस्टेंस के साथ कम होता रहता है। ये पावर का रिलेशन है, ये डिस्टेंस है। मतलब पावर और डिस्टेंस में डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो पावर बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो पावर कम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, पावर कम होना चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे ये कैसा रिलेशनशिप हुआ भाई? ये तो डायरेक्टली मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर बढ़ना चाहिए, या पावर बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है? तो इसका मैं आपको लॉस बताऊंगा। अभी इसको देख लीजिए। अभी इसी को मैं लॉस के रूप में कन्वर्ट करूंगा तो आपके सामने एक रिलेशनशिप आएगी। यानी पावर जो होता है वो 1/r² के हिसाब से कम होता है। जैसे डिस्टेंस, मतलब ये पावर है, अगर कोई भी डिस्टेंस ले ले तो इसका 1/r² कर दे। डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर है या 1 मीटर है या मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो उसको यहां रख दीजिए, उसको पावर को मल्टीप्लाई करिए, उस हिसाब से पावर कम हो जाएगा उतने डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो पावर जो होता है कम होता है, एटेन्युएशन होता है, एनर्जी में कमी आती है डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से। रिडक्शन डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग वेवलेंथ है या शॉर्ट वेवलेंथ है। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब यह है लो फ्रीक्वेंसी, बड़ी वाली, और शॉर्ट वेवलेंथ मतलब छोटी छोटी छोटी, इस तरीके से। तो जो छोटी वाली होती है ना, उनमें लॉस ज्यादा होता है, बड़ी वाली तो आराम से कट लेती है, तो उसको कम लॉस होता है। तो एटेन्युएशन जो होता है, नुकसान जो हो रहा है, यानी एनर्जी में जो क्षीणता आ रही है, कमी आ रही है, उसको हम पाथ लॉस कहते हैं। तो अल्टीमेटली हम पाथ लॉस ही निकालते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे यहां पर, तो हम पाथ लॉस के संदर्भ में बात करते हैं। उसका भी रिलेशनशिप मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहीं आप जानेंगे कि कैसे 1/r² से रिलेटेड है वो। लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पे जो रेडियो वेव्स होती है, वो क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ऐसे करके, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाती है बिल्कुल, और ऑब्स्टेकल जैसी लगा तो खट से यहां पर अपना, मतलब ये कूदेंगी, टकराएंगी, कूदेंगी। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इस तरीके की जो छोटी छोटी जिनकी वेवलेंथ होती है, यानी कि ऐसे बनाऊं मैं, ये इस तरीके से, ये होता है
एक तो पानी इनको खत्म कर देती है, पानी इनको जज्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। और अब ऑब्स्टेकल आ गए, दीवार तो इसके दीवार भी इन्हें खा जाएगा, दीवार भी इन्हें एक तरीके अब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहां पर एक रिलेशनशिप में बता रहा हूं, ये पाथ लॉस का है। अब देखिए ये पाथ लॉस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। क्लियर हो गया कैसे मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी? ये पाथ लॉस का रिलेशनशिप जो है इसका हम लॉग निकालते हैं, लॉग के बाद एक पाथ लॉस का एक रिलेशनशिप बनता है, उसी से हम उसके कुछ टर्म्स हैं जो हम कंप्यूटेड है उसको हम लॉग के टर्म्स में लिख के फाइनली पाथ लॉस जो होता है उसको हम डीबी में निकालते हैं, डेसिबल्स में। यहां पर जो टर्म्स आप देख रहे हैं वो यहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डी डिस्टेंस है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसमें एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और अगर आप लैम्डा यूज करना चाहते हैं तो वेवलेंथ है। अगर फाइबर केबल लेंगे कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर, तो वहां पर भी डिस्टेंस के हिसाब से ही सिग्नल की ड्रॉपिंग होगी, हर एक यूनिट के हिसाब से। कैसे? देखिए अगर ट्विस्टेड पेयर ले रहे हैं तो 100 मीटर में 20 डीबी का ड्रॉप आ जाता है, इतना लॉस होता है। और रेडियो के हिसाब से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस के हिसाब से होता है, मतलब जो पावर होगा वो डिस्टेंस के हिसाब से कम होता रहेगा, डिस्टेंस जो भी होगा उसके हिसाब से ये कम होगा। और यहां लॉस भी देखिए डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे 6 डीबी अगर आप डबल कर दे, फ्री स्पेस मतलब पूरा जो स्पेस आपके पास अवेलेबल है, उस मतलब जो एक्चुअल आप जैसे आंखों से जो देख रहे होंगे ना वो पूरा खुला एरिया, उसे फ्री स्पेस कहेंगे। तो 6 डीबी एक बार आपने डिस्टेंस डबल कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि रेडियो वेव्स जो है बहुत दूरी तक जाती हैं। अब मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और दूसरे साहब यहां पर खड़े हैं, इनकी रेडियो वेव्स ऐसे आ रही है, इनकी रेडियो वेव्स ऐसे आ रही है, तो आपस में क्या है कि इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब इनके दोनों के कारण आपस में दोनों को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि सिग्नल लॉस हो जाएगा। यहां पे इंटरफेरेंस इसे कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कारण से गवर्नमेंट जो है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी तरीके से रेगुलेट करती है रेडियो ट्रांसमीटर को, यानी कि जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का या रेडियो ट्रांसमिशन यूज करता है उसको रेगुलेट करती है कि देखिए भाई साहब इस फ्रीक्वेंसी में आप करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी में आप करेंगे, आप दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये करना पड़ता है, अदरवाइज तो फिर बातचीत ही नहीं हो पाएगी। सब एक फ्रीक्वेंसी यूज करने लगेंगे तो इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा। इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी या आरएफ या रेडियो ट्रांसमिशन में कुछ अलग अलग बैंड्स हैं। अब इन बैंड को पहले देख लीजिए, तब आप समझ में आएगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां से शुरू करते हैं। ये है वीएलएफ, एलएफ, एमएफ, ये सब नाम है। मतलब ये जैसे यूएचएफ है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी है, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी है। तो लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके बैंड बने हुए हैं। और कहां से जा रहा है आप क्लियर देख लीजिए कि यहां पर 3 किलोहर्ट्ज की बारे में बात हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी वेव्स है। यहीं पे आप आ जाएंगे तो इसकी 300 गीगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई, इसके बहुत छोटी छोटी वेव्स हैं और बहुत तेज वेव्स हैं, राइट। अब ये समझ गए ना आप। तो जो वीएलएफ वाला बैंड है, एलएफ है और एमएफ है, इसमें क्या होता है कि जब रेडियो वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करेंगी ना तो वो ग्राउंड को या जमीन को फॉलो करती है, ऐसे करके यूं, ऐसे जमीन को फॉलो करती है। तो अगर आप यहां पर देखें, ये एम रेडियो आप देख रहे हैं, एम रेडियो मतलब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, एफएम भी आप सुनते हैं, एफएम यहां होता है वीएचएफ में। इसलिए वीएचएफ में आप देखेंगे एफएम जो होता है एक सिटी में होता है और बहुत अच्छा सुनाई देता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज आती है उसमें। तो एम रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग कहां होती है? एमएफ बैंड में। इसी तरीके से एफएम रेडियो की जो ट्रांसमिशन होता है वो वीएचएफ बैंड में होता है। तो रेडियो वेव्स इस बैंड में ये बिल्डिंग से पास हो जाती हैं, तभी तो आप सुन रहे हैं ना, क्योंकि बड़ी वेव्स होती हैं, ये लंबी वेव्स होती हैं, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, यहां तक देखिएगा, तभी आप इसको आराम से घर के अंदर बैठ के भी रेडियो सुन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन बैंड की, जिनकी हम वीएलएफ, एलएफ और एमएफ बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर इनके पास बैंडविड्थ कम है। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो जरा कम है। एक और चीज है, जब हम एचएफ और वीएचएफ बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों बैंड के बारे में बात करते हैं, तो ग्राउंड वेव्स जो होती हैं, मैंने कहा ना ग्राउंड वेव्स ये ग्राउंड को फॉलो करती हैं, तो ये अर्थ के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है, अर्थ इन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है। जाएंगी तो ऐसे ही ना, तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है। कई ऐसी वेव्स होती हैं जो आयोनोस्फीयर पे जाती हैं। अब आयोनोस्फीयर में क्या है कि फ्री, आप समझिए इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री आपके आयन्स हैं। आयन्स क्या होते हैं? जो अभी तक
किसी से मिलके कोई उन्होंने कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनाया है। तो यहां पर जब वेव्स इस तरीके से जाती हैं, ये तो ग्राउंड वेव्स बता दिया मैंने, ये आपको बता रहा हूं मैं VLF, HF और MF बैंड। रेडियो वेव्स ये अर्थ कर्वेचर को फॉलो करती हैं और बहुत हद तक ये अब्जॉर्ब भी हो जाती है कई बार। लेकिन जब हम HF बैंड के बारे में बात करते हैं, ये HF बैंड के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में ये आयनोस्फीयर में जाती हैं, कई ऐसी वेव्स हैं और वहां से वो टकरा के वापस आती हैं। वो उन्हें टकराती नहीं, बेसिकली ये डिफ्रैक्शन होता है ना, ये डिफ्रैक्शन होता है और डिफ्रैक्शन करते करते ये वापस आ जाती है। रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, कई तमाम तरीके की फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है इसके कारण से ये वापस आ जाती हैं और फिर हमको कम्युनिकेशन मिलता है। तो इसी में आप देखेंगे कि जो हैम्स हैं, एमेचर रेडियो ऑपरेटर जो होते हैं, वो इसी तरीके से इतनी दूरी पे भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखें मिलिट्री, वो भी कौन सा बैंड यूज करती है? मिलिट्री बैंड यूज करती है HF में और VHF में। अगर आप मिलिट्री में जाते हैं, उससे रिलेटेड है, तो आप देखेंगे HF और VHF बैंड में काफी ज्यादा ट्रांसमिशन होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, आपने घर में अपने माइक्रोवेव को यूज किया होगा। जैसे आप थोड़ा सा पानी का बॉल रखते हैं, 1 मिनट के अंदर वो गर्म हो जाता है, तो पानी के अंदर के जो कंटेंट है ना, उनको वो हिलाता है, एकदम इस तरीके से एनर्जी दे देता है कि वो बेचारे गर्म हो जाते हैं। यही उसका कॉन्सेप्ट है। अब माइक्रोवेव में अगर आप बात करें 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत पूछी जाती है। 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो वेव, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी हुई ना, तो वेव क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं तो इनको फोकस किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रही है। इनको आराम से आप बता सकते हैं कि जैसे हम गन शूट करते हैं तो हमारे पास जो गोली होती है, एकदम हम आराम से बिल्कुल टारगेट बना सकते हैं, इस तरीके का समझिए इसमें। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो एक बहुत छोटी सी बीम में हम बना के भेजते हैं। और यहां पर होता है पैराबोलिक एंटीना। तो पैराबोलिक एंटीना का काम क्या है? फोकसिंग। मगर अगर इस तरीके से बीम आ रही है तो सबको ये यूं करके फोकस कर देगा। ऐसे यहां से भी आ रही है तो कोई ना एक पॉइंट होगा, यहां पर ये फोकसिंग हो जाएगी। आपने अपना सैटेलाइट का टीवी डिश एंटीना देखा होगा, वो कुछ इसी तरीके से होता है। तो वो फोकसिंग के लिए होता है इस पॉइंट पे, और आपका जो रिसेप्टर होगा ना वो यहां लगा होता है, क्योंकि ये सारी टकरा के इसको फोकस करवा देता है। तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं सारी एनर्जी का एक बहुत पतली बीम में, और यहां पर आपको एक बहुत अच्छा SNR मिलता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये बेसिकली सिग्नल जो आपने भेजा है, सिग्नल पावर और जो नॉइस है उसका एक रिलेशनशिप है, जिसको मैं आगे चल के बताऊंगा। इसको हम बाकायदा शैनन और इनके निक्विस्ट के बारे में जब बात करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। अभी ये समझ लीजिए कि जितना सिग्नल भेजा और जितना नॉइस है उसका रेशियो ये आपको अच्छा मिलता है, इसमें मतलब लॉस थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना है, इनको एकदम नजरों पे देखना पड़ेगा, आंखों से आंख मिलानी पड़ेगी। तो ये जो देखिए दोनों के दोनों आंखों से आंख मिला रहे हैं, तभी बातचीत हो पाएगी। तो माइक्रोवेव इससे समझ में आ गया आपको, ये डायरेक्शनल है। क्या है? एक डायरेक्शनल है, मतलब ऐसा नहीं कि मल्टी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन में ये है कि एक दूरी तो ठीक है, लेकिन 50 किलोमीटर के ऊपर अगर आप गए, या 100 किलोमीटर का आपको कम्युनिकेशन करना है, तो 50 किलोमीटर में आपको माइक्रोवेव लगाना पड़ जाएगा। माइक्रोवेव का रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे, और माइक्रोवेव में अलग अलग बैंड के नाम लेते हैं हम, का, कू, के, ऐसे है ना, ये का है, ये कू है, ये के है, क्यू, यू, वी, ऐसे अलग बैंड उसके, क्योंकि यूसेज के हिसाब से बना दिए। तो मैंने आपको बताया कि हमको रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस बिटवीन रिपीटर इज स्क्वायर रूट ऑफ टावर हाइट। कहने का मतलब ये है कि टावर आप जितना बड़ा करेंगे उस हिसाब से आपको ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन रिपीटर, मतलब जो आपको रिपीटर्स का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी आ रही है ना, इसको थोड़ा सा दोबारा से इसको शक्ति देनी पड़ती है। तो ज्यादा डिस्टेंस के में, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा एनर्जी बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो वही है कि रिपीटर जो लगाने पड़ते हैं बीच में, वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि टावर का हाइट क्या है। लेकिन टावर का हाइट आप बहुत ज्यादा तो दे नहीं सकते ना, उसकी एक लिमिट है। तो 100 मीटर अगर टावर है, 100 मीटर कितना होता है आप सोचिए। 100 मीटर की दौड़ होती है जिसमें उसेन बोल्ट हमेशा फर्स्ट आया करते थे, उतनी लंबी दौड़ होती है। तो वो 100 मीटर का डिस्टेंस, इतना बड़ा टावर आप खड़ा करेंगे, तब आपको 80 किलोमीटर की दूरी पर रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे। और हमारे टावर कितने होते हैं? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो इसीलिए वो 50-40 पे लगाने पड़ते हैं। तो माइक्रोवेव्स, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से बिल्डिंग को पास नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपकी
फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, वो जज्ब होने लगते हैं, अब्जॉर्ब होने लगते हैं। ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन हमने ये तो बता दिया कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है और ये बिल्कुल नैरोली फोकस्ड होता है, बिल्कुल आंखों से आंख मिलती है तब कम्युनिकेशन हो पाता है। लेकिन यहां पर भी क्योंकि अभी उतनी कम फ्रीक्वेंसी तो नहीं हुई ना, इसीलिए डाइवर्जेंस अभी भी हो रहा है। डाइवर्जेंस मतलब इधर उधर जाना, टकराना, इधर उधर घूमना, इधर उधर फिरना, ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हुआ, कई तो ये है लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर जो हमारी है उनसे टकरा के वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बिजली गड़क रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये वेव्स भी इससे टकराएंगी, ये तो फिजिकल नेचर है। इसके अलावा कई सारी जो है वो टकरा के यहाँ जमीन से भी वापस आ जाएंगी, कई सीधी आएंगी। तो ये जो आ रही है ये हो सकता है फेज में हो सकता है फेज में ना हो। जब फेज में नहीं होंगी तो यहां होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जो फेज में नहीं है वहां पर नुकसान हो जाएगा, वहां पर जो रेज आ रही है वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी जो आउट ऑफ फेज आ रही है। इसी को हम कहते हैं मल्टीपाथ फेडिंग। क्या कहेंगे? मल्टीपाथ फेडिंग। ये वेदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर वेदर का जो भी काम हो रहा हो, यहाँ बादल बन रहे हैं, बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, उस पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी तो है ही, फ्रीक्वेंसी में तो हर चीज डिपेंडेंट है। तो इससे क्या होता है कि कई सारे जो वो होते हैं ऑपरेटर्स, उनके पास, उनको सरकार ने दे दिया कि भाई आप इस रेंज में बात करिए, आपको ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। तो बेचारे क्या करते हैं, ये 10% अपने पास संभाल के रखते हैं। होता यह है कि मल्टीपाथ फेडिंग के कारण अगर कोई एक फ्रीक्वेंसी बैंड, कोई एक एरिया अगर खराब हो गया या उस पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसका वो रीयूज, इसका यूज करते हैं। ठीक है जी। अब होता यह है कि लोगों की मांग ज्यादा है, और जितनी ज्यादा हाई डेटा रेट्स की आप बात करेंगे, कितनी ज्यादा लोगों को मांग हो रही है, तो यहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे जाने की बात हो रही है, क्योंकि डेटा रेट ज्यादा चाहिए, ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ रहा है। लेकिन 4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जब जाएंगे या उसके पास जाएंगे, तब आप देखेंगे कि नुकसान क्या है। पानी इसको पूरी तरीके से अपने जज्ब कर लेता है, पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, अगर मैं बहुत लेमैन शब्दों में कहूं तो चूस लेता है। तो सोल्यूशन इसका क्या है? इसका सोल्यूशन यही है, देखिए यहां पर जो प्रॉब्लम थी क्या है, इन बेचारों ने 10% अपना एक्स्ट्रा रखा ना, इसके लिए यहां पर प्रॉब्लम क्या बनती है और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि भाई एक काम करिए कि आप मल्टीपल लिंक दीजिए, जब बरसात इस लिंक को खराब कर रही है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरा रूट ले लीजिए। ऐसा होता है, बस यही तरीका है, अनलेस कि आप जैसे में कोई एक बहुत समझदार बंदा निकले और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं माइक्रोवेव के फाइबर के ऊपर। पहली चीज तो ये है कि आपको केबलिंग नहीं करनी पड़ती। केबलिंग के लिए आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, लोगों से आपको हाथ पर जोड़ने पड़ेंगे। माइक्रोवेव काफी इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आपने टावर खड़ा कर दिया और सही एंटीना लगा दिया तो हमेशा कम्युनिकेशन होता रहेगा। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव और यहां पर आपका फाइबर है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो आप देखिएगा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और ऑप्टिकल फाइबर में पहली चीज तो ये है कि माइक्रोवेव के लिए आपको बहुत कम जमीन चाहिए। क्या करेंगे, एक छोटा सा प्लॉट ले लीजिए, उस पर एक टावर खड़ा कर दीजिए, फिर 50 किलोमीटर के आगे फिर एक टावर खड़ा कर दीजिए, तो आपको इतनी छोटी सी जगह ही चाहिए। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के लिए ऐसा नहीं चाहिए, आपको पूरी, क्योंकि ले करना है इसको, ये पूरी एक वायर है, एक ऑप्टिकल जिसके अंदर ग्लास जा रहा है, तो आपको ये जमीन पूरी लेनी पड़ेगी और अंदर ऐसे लेइंग करनी पड़ेगी, तो आपको चाहिए होगा, जमीन चाहिए होगी। माइक्रोवेव क्या है, एक बार आप टावर खड़ा कर दीजिए, है ना, और बहुत आसानी से टावर खड़े किए जा सकते हैं, और एक बार कम्युनिकेशन स्थापित हो गया तो चलता रहेगा, तो कम इन्वेस्टमेंट है इसमें। यहां पर ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। एक तो फाइबर चाहिए, टेक्नोलॉजी इतनी इसकी महंगी है, ऊपर से लोग जो इसमें काम करते हैं वो स्पेशलाइज होने चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी टाइम लग रहा है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है। माइक्रोवेव जो होगा वो उसमें देखिए, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो फटाफट टावर गिर गया, उसको दोबारा खड़ा कर दीजिए। लेकिन अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा डिजास्टर आ गया, मतलब चाहे सुनामी आ गई या भूकंप आ गया, तो सारी वायरें खराब हो जाएंगी। उसके लिए दोबारा आप, अगर नेचुरल डिजास्टर आता है जो कि आएगा ही आएगा, उसके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है फाइबर में। अब यहां पर क्या होता है कि माइक्रोवेव में, क्योंकि ये माइक्रोवेव आपस में कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस पैदा कर सकती है, इसलिए सरकार से आपको ये खरीदनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ेगा इस फ्रिक्वेंसी रेंज का। लेकिन फाइबर में आपको नहीं लेना पड़ता, फाइबर तो आपका जा रहा है ना, वो आपस में इंटरफेरेंस थोड़ी ना कर रहा है, आप तो पॉइंट टू पॉइंट पहुंचा रहे हैं वायर के थ्रू।
अगर यहां पर जमीन कैसी है, अंडुलेटेड है, पहाड़ है क्या नहीं है, वेदर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन पानी को रेन एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसमें पानी उसे चूस लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहां पर वेदर का बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। और साथ में लैंडफॉर्म, जैसे मैंने बताया अंडुलेशन जो है, पहाड़ है, नदी है, उस पर भी बड़ा इफेक्ट करता है। लेकिन यहां परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़िया है। अगर आपने एक बार ले कर दिया, एक बार ये जमीन के नीचे डाल दी या फिर ट्रांस ओशनिक फाइबर डाल दी, तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, जब अनलेस अनटिल उसका कोई फिजिकल नुकसान ना कर दिया जाए। यहां पर क्या है कि ट्रांसमिशन कैपेसिटी कम है, ये सबसे बड़ी बात है यार। ये तो आपको कितना दे रहा है, 100 Gbps दे रहा है, मतलब इस लेवल तक दे रहा है, इतना नहीं देता, लेकिन मैं बता रहा हूं हाईएस्ट रेंज जो है वो इतनी है, तो बहुत अच्छी स्पीड है इसकी, इसका बहुत कम है। लेकिन फायदे नुकसान दोनों देख लीजिए आप। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो होता है, इंफ्रारेड रेंज में होता है। पहले मैं आपको इंफ्रारेड रेंज बता देता हूं। ये यूवी है, अल्ट्रावायलेट लाइट, यहां माइक्रोवेव है। इंफ्रारेड यहां पर आ रहा है, इसमें भी अलग अलग रेंज बना दिए गए हैं। जो रेड लाइट होती है ना, उसके करीब जो है उसको हम कहते हैं NIR। फिर आता है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, फिर MWIR, मीडियम वेव इंफ्रारेड, फिर लो, इस तरीके से इंफ्रारेड। तो ये अलग अलग रेंज इसके बना दिए गए हैं। तो IR लाइट जो होती है, जो ये कहें इंफ्रारेड लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से ऊपर, जो नॉमिनल एज होती है ना, रेड से निकाला जाता है, यहां से रेड लाइट से, विजिबल लाइट जो आपको लाल दिखती है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है, जैसे कंप्यूटर के आसपास की चीजें या फिर रिमोट कंट्रोल, इनके लिए यूज होता है। तो अनगाइडेड इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज मतलब बहुत एक कमरे के अंदर मान लीजिए उतना कम्युनिकेशन कर पाती है। आपके घर में जो रिमोट है ना, जिससे आप टीवी चलाते हैं, जो रिमोट है जिससे आप अपना AC चलाते हैं, वो सब IR का यूज करते हैं। अगर आप इसके सामने हाथ रख देंगे ना, तो ये टीवी चलेगा ही नहीं, या कोई सामने आके खड़ा हो गया तो टीवी चलेगा ही नहीं। तो रिमोट जो कंट्रोल करता है, आपके प्लेयर्स अलग अलग हैं, उनको कंट्रोल करता है। ये सारे IR कम्युनिकेशन से ही हो रहा है। डायरेक्शनल है, चीप है, सस्ते हैं, आराम से बनाए जा सकते हैं। डायरेक्शनल मतलब सीधा डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए। आपने इधर टेढ़ा कर दिया तो ये टीवी रिसेप्ट ही नहीं करेगा, रिसेप्शन ही नहीं होगा उसका। लेकिन प्रॉब्लम इसकी क्या है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा, आप अपने भाई को यहां खड़ा कर दीजिए, ये रिसेप्शन होगा ही नहीं, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर खड़ा हो गया तो ये उधर जा ही नहीं सकता। इंफ्रारेड का आप यहां बैठे, एक आपके भाई यहां बैठे हुए हैं, यहां पर वो जो टीवी चला रहे होंगे, या मान लीजिए यहां से वो चला रहे हैं AC, तो आपके रेडियो वेव और इनके रेडियो वेव में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो बगल बगल के रूम में ही क्यों ना हो। तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। रेडियो सिस्टम से तो ज्यादा सिक्योरिटी होती है। जब बगल के रूम में ही कोई इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहा है तो कैसे होगा। इसीलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस या फिर कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट के लाइसेंस ही नहीं चाहिए आपको, इसलिए फ्री है। इंफ्रारेड जो कम्युनिकेशन है, ये केवल एक बहुत छोटे एरिया में होता है, इसलिए कम्युनिकेशन, दूर संचार के माध्यम में बहुत बड़ा प्लेयर ये नहीं है। लेकिन फिर भी देखिएगा, ये जो IRDA है, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर पेरिफेरल को जोड़ने के लिए कुछ चीजें बनी है। जैसे इसको आप कंप्यूटर में लगा दीजिए, ये USB है, यहां से ये IR पैदा कर देगा। तो एक तरीके से USB से IR का कन्वर्जन वाला ये एक स्टैंडर्ड है। लाइट ट्रांसमिशन। अब आप सोचेंगे लाइट के थ्रू कैसे डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे, डेटा भी कैसे भेजेंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा। लेकिन साहब, लाइट के थ्रू भी होता है। अनगाइडेड ऑप्टिकल सिग्नलिंग, या फिर कहें कि जो हमको दिखता है उस लाइट को भेजना, जैसे लेजर वगैरह है, जिसे हम कहते हैं फ्री स्पेस ऑप्टिक्स। ध्यान रहेगा, इसका नाम है फ्री स्पेस ऑप्टिक्स। ये जमाने से किया जा रहा है। आप यहां जो साहब देख रहे हैं, इनका नाम है पॉल रेवेर। बहुत जमाने पहले, आप ये चित्र से अंदाजा लगा सकते हैं किस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर ऑप्टिकल सिग्नलिंग इन्होंने की, बाइनरी ऑप्टिकल सिग्नलिंग। एक चर्च था वहां से, अब इस चित्र को देखिए, इसमें बताया भी गया है, पॉल रिवेयर वेटिंग फॉर द सिग्नल फ्रॉम द ओल्ड नॉर्थ चर्च। ये बेचारे सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि कब सिग्नल आएगा, कब डेटा कम्युनिकेशन होगा। बहुत जमाने से ऑप्टिकल रेंज में ये काम चल रहा है। जो आज के एप्लीकेशन है उसमें आप लैन कनेक्ट कर सकते हैं लोकल एरिया, 2 बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग नंबर 1 है, ये बिल्डिंग नंबर 2 है। और यहां पर क्या है, लेजर है, ये लेजर है। लेजर के थ्रू, लेजर मतलब होता है आपने लाइट को बिल्कुल फोकस कर दिया और यहां से आपने कम्युनिकेशन किया। और वहां कम्युनिकेशन कहां कर रहे हैं, दूसरे रूफटॉप पे, मतलब बिल्डिंग के छत पे। अब इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं।
ये बिल्डिंग से लेजर आपने भेजी और यहां पर आपका फोटो डिटेक्टर है, और यहां से इधर भेजना है तो यहां से भी एक लेजर होगा और यहां पर भी एक फोटो डिटेक्टर होगा। तो यहां ऑप्टिकल सिग्नलिंग लेजर, क्योंकि लेजर बहुत पॉइंटेड है, बहुत बिल्कुल डायरेक्शनल है, तो ये यूनि डायरेक्शनल हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ओमनी डायरेक्शनल नहीं है। तो हर एक एंड पे आपको लेजर भी चाहिए और आपको फोटो डिटेक्टर दोनों जगह पे चाहिए। ये जो है इसमें बड़ी अच्छी बैंडविड्थ मिल जाती है, कॉस्ट भी कम लगता है, और क्योंकि फोकस्ड है तो सिक्योर भी है। अब इसको नैर बहुत पतली जो लेजर है उसको टैप तो कर नहीं सकते, यानी कि पकड़ तो सकते नहीं आप। इंस्टॉल करना भी आसान है इसका, और लाइसेंस भी नहीं चाहिए गवर्नमेंट के लिए। आपको एक स्टोरी बताता हूं। स्टोरी ये थी कि एक ना वो हो रहा था, एक कॉन्सर्ट हो रहा या कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा, बड़े लेवल पे हो रहा था, उन्होंने कहा कि कंपनी को कि भाई आइए इसमें फाइबर केबल या केबल लगा दीजिए। उन्होंने कहा यार 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम क्यों लगाएं। तो वहां के लोगों ने सोचा चलिए हम एक काम करते हैं, लेजर से बात करते हैं। तो लेजर का यहाँ पर एक उन्होंने इंस्टॉलेशन कर दिया। अब जब रात को चेक किया, बड़ा अच्छा चल रहा था, बड़ी अच्छी स्पीड मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब सुबह आए तो कम्युनिकेशन बंद हो गया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया। तो ये तो बरसात हुई थी, तो यहाँ पर हीट जो कन्वेक्शन हो रहा है ना, उसके कारण से सिग्नल लॉस हो गया। ऐसा भी हो जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लेजर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत शार्प होती है, लेकिन ये इसकी वीकनेस भी है। वीकनेस क्या है, आंखों में आंखें देखना पड़ेगा, मतलब एकदम बिल्कुल सामने टू सामने देखना पड़ेगा। अगर आप 1 मिलीमीटर की विड्थ है लेजर की, उसको आप किसी टारगेट पे लगा रहे हैं, मान लीजिए 500 मीटर दूर है, तो आपको एक बहुत जबरदस्त आदमी चाहिए ये काम करने के लिए। पॉल रेवर जैसा आदमी चाहिए इस काम को करने के लिए। बहुत यही इसकी वीकनेस भी है, लेकिन काम तो हो रहे हैं इस पे भी। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको अभी एक कहानी सुनाई, यहाँ पर ये सिंटिलेशन है, कन्वेक्शन है, या फिर गर्म पानी भाप बन के उड़ रहा है, वो भी इसको बहुत इफेक्ट कर जाता है, डीम को खराब कर देता है। और अगर बरसात हो रही है या फॉग कंडीशन है तो लेजर बीम उसके आर पार नहीं जा पाएगी साहब, यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। फ्रॉम वेव फ्रंट्स टू बिट्स, यहां पर हम एक्चुअल टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्निक क्या है कि हम भेजते कैसे हैं। आपने ये जरूर सोचा होगा बिट्स जाते कैसे हैं यार, ये वेव का चक्कर क्या है। तो यहां पर हम फूरियर सीरीज और बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और वो करेंगे हम अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।